नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। कोरोना से सुरक्षा के लिए अपना व्यवहार बदलिए, मास्क लगाए रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों में शारीरिक दूरी बना कर रहिए। आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के आज के एपिसोड में सामाजिक कुरीतियाँ जो आज के परिवेश में सामाजिक आपदा का रूप ले चुकी हैं, इसके रोकथाम के उपाय के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सामाजिक आपदा जैसे बाल विवाह, बाल शोषण, बच्चों के साथ छेड़छाड़, बाल श्रम आदि के रोकथाम के उपाय के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करेंगे और आज आपको आपके अधिकारों यानी बाल अधिकार के बारे में, जैसे जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और सुरक्षा के अधिकार के बारे में भी आपको ढेर सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। बच्चों, आज का एपिसोड बहुत ही रोचक और जानकारी देने वाला है, तो आज के एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनें और अंत तक देखें और इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज के सत्र को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। इस मॉड्यूल में हम बाल अधिकारों के विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। बचपन का खेलकूद व कहानियाँ बच्चों को जीवन भर शिक्षा देती हैं, हर परिस्थिति से लड़ने और निपटने की ताकत देती हैं। बच्चे के स्वभाव, विचार, संस्कार तथा उनका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक उनके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की अच्छी परवरिश बच्चों का सही मायने में शारीरिक तथा मानसिक विकास करता है। इसलिए हर बच्चे को एक खुशनुमा बचपन मिले, यह बेहद ज़रूरी है। बाल अधिकार समस्त नाबालिगों की देखभाल, विशिष्ट सुरक्षा हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भारत सरकार ने इसे दिनांक 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया तथा हर साल 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। यूं तो बालिकों को अनेकों अधिकार प्राप्त हैं, जिसके मुख्य अधिकार निम्नांकित हैं। विकास का अधिकार। बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने, अतः उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का उसे अधिकार प्राप्त है। संरक्षण का अधिकार। बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे तथा सही गलत की पहचान नहीं होती, अतः उन्हें सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा तथा विशेष संरक्षण का अधिकार उन्हें प्राप्त है। सहभागिता का अधिकार। बच्चों में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं, वे स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, अहम बातचीत और निर्णय में शामिल होना चाहते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात भयमुक्त रूप से कहने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एक मजबूत माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। अतः बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। राज्य सरकार का दायित्व। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति व उनकी प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें और उनकी निगरानी करें तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का भयमुक्त, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किया जाए। बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता तथा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। यह बच्चों का अधिकार है कि 14 वर्ष से कम उम्र का
कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य खतरनाक उद्योग में नियुक्त किया जा सकता है। मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को विशेष उपचार, देखरेख तथा शिक्षा का अधिकार है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012। यह अधिनियम बहला फुसलाकर यौन प्रयोजन के लिए की गई मानवीय तस्करी से निपटने के लिए है। यह लैंगिक रूप से निष्पक्ष है तथा 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को समाहित करता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) इसकी स्थापना मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए की गई थी। अधिकारों का हनन एक सामाजिक आपदा। बाल अधिकार तथा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) को आए हुए वर्षों गुजर चुके हैं, लेकिन बाल अधिकार का हनन इस स्तर पे हुआ है कि आज के समाज का यह ज्वलंत मुद्दा एक बहुत बड़े सामाजिक आपदा का रूप धारण कर चुका है। यह बेहद दुखद है कि आज के समय में बच्चों के जीवन में उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं कम होने की बजाय काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जानें ताकि अपने साथ किसी तरह के भेदभाव या अत्याचार होने पर वह इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। एक अध्यापक के रूप में हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम बाल अधिकारों के संबंध में सबसे पहले स्वयं तथा अपने साथी अध्यापक को जागृत करें, उसके बाद बच्चों तथा उनके माता पिता को जागरूक करें। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मीना मंच, बाल संसद तथा बाल प्रेरक एक सशक्त मंच है जो अपना योगदान प्रभावी रूप से दे रहे हैं। मीना मंच बालिका शिक्षा के लिए यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियां तथा फिल्मों की रचना भी की गई है। ये मंच बाल अधिकार के प्रति बालिकाओं को जागृत करता है। बाल संसद विद्यालय के छात्र छात्राओं का एक मंच है। इससे जीवन कौशल का विकास, बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने, विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी बढ़ाने, विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के प्रति बच्चों को जागृत करता है। बाल प्रेरक आपदा के विभिन्न विषयों के द्वारा सुरक्षा के अधिकारों के प्रति अपने साथियों को तथा इन्हीं बच्चों द्वारा माता पिता तथा अभिभावक को आपदाओं के प्रति जागरूक करते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद दुखद त्रासदी यह है कि आज भी समाज में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस गंभीर विषय पे संवेदनशील तरीके से सोचना होगा। बालकों को अपने विकास के उत्तम अवसर मिले, वे आगे चल के इस देश के सबल एवं सफल नागरिक बन सके, इसके लिए हमें सतत प्रयास में रहना होगा कि बाल अधिकार का किसी भी स्तर पर या किसी पक्ष में भी हनन ना हो। आज के बालक कल के भारत का उज्जवल भविष्य हैं। चलिए हम सब मिलकर देश के भावी निर्माताओं को सशक्त तथा सबल बनाएं। अम्मा जी राम राम। राम राम, ठीक हो?
चंदू के रिश्ते की बात? अरे कुछ बोलोगी भी या लट्टू की तरह यूं ही घूमती रहोगी? अरे हाँ भाई हाँ, मैंने अपने लड़के का रिश्ता पक्का कर दिया। अगले महीने की 20 का मुहूर्त निकला है। अरे मैं इतनी खुश हूँ कि आज तो मुझे तुम्हारी सूरत भी अच्छी लग रही है काका। खैर ये बताओ, लड़की कैसी है, कौन है? तुम्हें तो हर लड़की नापसंद थी। अरे काका, मैं क्यों पराई बच्चियों को नापसंद करने लगी? वो तो बस ये था कि लड़की 18 साल से ऊपर की हो और थोड़ी पढ़ी लिखी हो। यही तो है ना तुम्हारी बातें। दुल्हन ब्याह रही हो या अपने लिए सहेली ला रही हो? अम्मा जी, दुल्हन छोटी उम्र में रच बस जाए ना तो ठीक, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। अरे 18 साल से कम की लाती तो जेल के चक्कर काट रही होती। अरे लेने के देने तो तुम पड़वाओगे काका। जानते नहीं कि 18 साल से पहले की शादी कानून के खिलाफ है। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ आओ आओ। भाई बड़ी शुभ घड़ी में आए हो। अच्छा, मुझे तो तुम सब जानते ही हो ना? इस गांव में सब मुझे अम्मा जी कहते हैं। और ये हैं काका जी, पड़ोस में रहते हैं। इतना समझाया कि लड़की 18 साल से ऊपर की हो, लेकिन नहीं, जो रिश्ता लाते बच्ची का। पता है मुझे कच्ची उम्र में शादी होने से क्या होता है। खुद छेला है, न तन की सुध न मन की। हर जाओ बेटा ससुराल निभाओ। देखा है मैंने कि बच्चा खोने से क्या होता है। नहीं, अब किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मत करो बाबा, भला सुनती हो किसी की बातें? आज सही बात बोलोगे तो सुनूंगी ना। बताओ भला, कोई कुम्हार कच्चे घड़े बेचता है? नहीं ना, इसलिए क्योंकि कच्चे घड़े में पानी डालो तो वो टूट जाता है। इसी तरह 18 साल से कम लड़की का शरीर मां बनने के लिए तैयार ही नहीं होता, और मानसिक रूप से भी वो इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होती। इतनी छोटी सी बात किसी के समझ में ही नहीं आती। तुम अकेले नहीं हो, और भी कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही सोचते हैं। जहां लड़की सियानी हुई नहीं और लगे उसके ब्याह की बात सोचने। ले मुंह मीठा कर, चंदू की सगाई हो गई है। अरे बधाई हो अम्मा जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आइए। हाँ, और ज्यादा अच्छी खबर ये है कि मेरी बहू बिल्कुल वैसी है जैसा मैं चाहती थी। 18 साल की है और 10वीं तक पढ़ी भी। अम्मा, तुमसे यही उम्मीद थी। काका तो कहते थे कि ऐसी लड़की पूरे कस्बे में नहीं है। नहीं, सारे माँ बाप एक जैसे नहीं होते। राधा के माँ बाप तो चाहते थे कि राधा की शादी तभी हो जब वो शादी निभाने लायक हो जाए, पर कितने लोग ऐसा नहीं सोचते। शायद बेटी की जिम्मेदारी निभाने की जल्दी में माँ बाप जल्दी शादी के नुकसान भूल जाते हैं। हाँ, अब मंगत को ही ले लो। भगवान का दिया सब कुछ है उसके पास, पर अपनी ही बेटी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जानता नहीं कि 18 से पहले शादी गैर कानूनी है। पता है फूलवती, जब मेरी शादी हुई थी, यहाँ मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ। शादी के गीत गाए जा रहे हैं और मेरे मन में बस यही चल रहा है कि कैसे सबसे छुपकर भैया के साथ जाकर पतंग उड़ाऊं। सच कहती हो अम्मा जी, बच्ची का तन और मन ब्याह के लिए तैयार ही कहाँ होता है। नया घर, नए लोग, नए रिश्ते, और फिर तुमसे ये उम्मीद कि तुम एक ही पल में सबको खुश कर लोगी। और फिर देखते ही देखते पैर भारी हो गया। हाँ माँ, अब शादी जल्दी होगी तो बच्चा भी जल्दी होगा।
यहाँ बहू घर आई नहीं कि सास ससुर पोता पोती के साथ खेलने के सपने देखने लगते हैं। बेचारी बच्ची कैसे बच्चे पैदा करे और उन्हें पाले जब वो खुद बच्ची है। 18 साल से पहले लड़की का शरीर तैयार ही नहीं होता बच्चा पैदा करने के लिए। जल्दी शादी होगी तो बच्चा भी जल्दी ही होगा। सच्ची बात है, जल्दी शादी होगी तो बच्चे की जान को खतरा ही होगा। अपने जिले के डॉक्टर से पूछ लो। नमस्ते। आप में से बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने कभी न कभी नवजात शिशु के मरने की बात सुनी होगी। उनमें से काफी बच्चे ऐसी माँओं के होते हैं जो समय से पहले माँ बन गई हैं। छोटी उम्र में लड़की का शरीर और मन माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता। यदि 18 साल से पहले लड़की गर्भवती हो जाए तो उसको कई खतरे हो सकते हैं। खून की कमी होती है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने के बाद भी ज़रूरत से ज़्यादा रक्तचाप हो सकता है, खून निकल सकता है। इससे बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा बना रहता है। इन सब खतरों से जूझकर यदि बच्चा हो भी जाए तो बच्चा बहुत कमज़ोर होता है और उसका वज़न भी काफ़ी कम होता है। मैं विद्या के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी शादी 18 के बाद ही होगी। जानती हो, मैं भी मरते मरते बची थी। पहले बच्चे के समय इतनी कमजोर हो गई थी कि पूछो मत। तुमने भी सुना कि छोटी उम्र में माँ बनने में कितना खतरा होता है? तो एक बार ये सबक दोहरा लो ताकि जब भी अपनी नादान बच्ची का ब्याह करने की सोचो तो ये याद आ जाए। छोटी उम्र में बच्चा होने से क्या क्या खतरे होते हैं। बच्चा समय से पहले पैदा होता है या कम वजन का होता है, गर्भ गिरने का खतरा रहता है, गर्भ और प्रसव के दौरान माँ की जान को खतरा बना रहता है। सही जवाब है, छोटी उम्र में बच्चा होने से कई खतरे हैं, जैसे कि बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है या उसका वजन कम हो सकता है, गर्भ गिरने का खतरा रहता है, गर्भ और प्रसव के दौरान मां की जान भी जा सकती है। बात इतनी सी है, 18 साल से पहले बेटी की शादी की सोच ही गलत है। बेटी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार ही नहीं होती और इससे माँ और बच्चे दोनों पे खतरा रहता है। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। सोचिए, अगर मेरे माता पिता ने मेरी 15 साल की उम्र में शादी कर दी होती और मैं 16 साल में माँ बन जाती तो आप तो मुझे पहचानते भी नहीं। 18 की होके ही लड़की को अपनी और दुनिया की समझ आती है। उससे पहले शादी हुई तो न उसका शरीर इस जिम्मेदारी के लायक है और ना ही मन। तो फिर मेरी बात ये हमेशा याद रखिए, 18 से पहले लड़की की शादी मत करें। इस मॉड्यूल में हम बाल श्रम पर चर्चा करेंगे। बचपन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि कई कोरे पन्नों को रंग बिरंगी यादों के साथ सजोए रखने का नाम है। जब भी हम बच्चों को हंसते खेलते और खिलखिलाते देखते हैं तो हमारा मन खुशियों से भर जाता है। मन करता है कि एक बार फिर से बचपन में जाकर उन शरारतों को दोहराएं। यूं तो ये जीवन का सबसे खूबसूरत सफ़र होता है, लेकिन कुछ बचपन लाचारी और गरीबी की भेंट चढ़ जाते हैं। बाल श्रम इन बच्चों के बचपना,
एवं मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर सामने आता है। उनके सपने उनकी आंखों में ही सूख जाते हैं। इसलिए इन बच्चों के बचपन को संरक्षित करने के लिए तथा बाल श्रम जैसे वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद पूरी दुनिया से बाल श्रम को खत्म करने में सहयोग का आह्वान तथा बच्चों के साथ हो रहे अलग अलग तरह के शोषण के खिलाफ जरूरी कदम उठाना है। कुछ महीनों पहले दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ की साझा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मौजूदा वैश्विक महामारी के कारण बाल श्रम में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है। देखा गया है कि हर आपदा आर्थिक संकट लेके आती है, जो लाखों बच्चों को बाल श्रम में धकेल जाती है। बाल श्रम न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों में व्याप्त एक सामाजिक बुराई है, जो अभी भी सरकार तथा समाज के लिए कठिन चुनौती बनी हुई है। भारत में भी बाल मजदूरों की एक बड़ी आबादी है। यूं तो सरकार बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर अधिनियमों और योजनाओं को लागू करती रहती है, लेकिन तमाम कानून और योजनाओं के बावजूद इसमें आशा के अनुरूप गिरावट नहीं आ सका है। ऐसे में दो सवाल बेहद अहम हैं। एक तो यह कि बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं, और दूसरा यह कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। आइए इन्हीं पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले बाल श्रम की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। बाल मजदूरी के मामले में भारत की स्थिति काफ़ी विकट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 10.1 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे, जबकि बाल मजदूरी के नए आंकड़ों के लिए ज़रूरी है कि एनुअल सर्वे किया जाए, क्योंकि 2011 से 2020 के बीच बहुत चीज़ें बदल गई हैं। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 61.7%, सेवा क्षेत्र में 29.9% और विनिर्माण क्षेत्र में 6% बाल मजदूर काम कर रहे थे। यानी बाल मजदूरी की सबसे ज़्यादा तादाद आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। हालांकि गत वर्षों में दुनिया भर में बाल मजदूरी की संख्या में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण बाल मजदूरी में काफ़ी इजाफा होने की संभावना जताई गई है, जिसका असर लंबे समय तक रह सकता है। चलिए अब बाल मजदूरी की प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं। यह सच है कि गरीबी के कारण समाज में बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि बाल मजदूरी के कारण भी समाज में गरीबी आती है। दरअसल फैक्ट्री के मालिक बच्चों से सस्ती दरों पर काम लेते हैं। एक ओर बाल मजदूरों को पैसा भी कम मिलता है, तो दूसरी तरफ उनसे ज़्यादा घंटे काम भी लिया जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में बाल मजदूर औसतन 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ऐसे में सस्ते मजदूर मिल जाने से वयस्कों को काम नहीं मिल पाता, लिहाजा बेरोजगारी के कारण गरीबी में वृद्धि हो जाती है। दूसरा प्रभाव यह है कि औद्योगिक कार्यों में संलिप्त होने के कारण बाल मजदूर शिक्षा से दूर हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने के पीछे बाल मजदूरी भी एक वजह है। उत्तर प्रदेश और भारत का साक्षरता दर सूची में नीचे होना इसी का एक पहलू है, क्योंकि संख्या के हिसाब से इन राज्यों में बाल मजदूरों की तादाद ज़्यादा है। तीसरा प्रभाव यह है कि बाल मजदूरों को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते कम उम्र में ही वे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं तथा असामयिक मौत भी हो जाती है। बाल मजदूरों से दुर्व्यवहार, असुरक्षित प्रवासन, यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, भिक्षावृत्ति,
मानव अंगों का कारोबार, बाल अपराध जैसी समस्या भी पैदा हो जाती है। जाहिर है इन कारणों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, जो बच्चों के व्यक्ति के विकास में मुश्किलें खड़ी करता है। जहां एक और भारत सरकार विभिन्न कानून बनाकर बाल मजदूरों पर अंकुश लगाने की और बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के संविधान में भी इस बाबत कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में सवाल है कि संविधान में क्या-क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में बाल अधिकारों को तरजीह दी गई है। इसमें से कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 24 साफ तौर से भारत में बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में या खदान में काम करने से रोका जाए। अनुच्छेद 23 बच्चों के व्यापार या उनसे जबरदस्ती काम कराने को अपराध मानता है और उसे दंड देने की बात करता है। अनुच्छेद 15(3) में बच्चों के साथ भेदभाव न हो, उसके लिए संविधान सरकार को अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान के नीति निर्देश तत्वों में भी बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उसके शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। कुल मिलाकर देखें तो संवैधानिक प्रावधानों से यह बात साफ होती है कि संविधान बच्चों के शोषण की मनाही के साथ बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के लिए तथा सुविधाएं देने की बात करता है और इसके लिए सरकार को अपनी नीतियां निर्धारित करने की निर्देश देता है। इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में सरकार ने कई कानून, नियम और योजनाएं बनाई हैं। सवाल है कि भारत में बाल मजदूरी को कम करने या रोकने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं। भले ही बाल मजदूरी को अब तक जड़ से खत्म नहीं किया जा सका हो, लेकिन इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में कारखाना अधिनियम बनाया गया, जिसमें 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकने की बात कही गई है। 1952 का साल आया जब खदान अधिनियम अस्तित्व में आया। इसमें कानून में 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद बाल श्रम अधिनियम सन 1946 का निर्माण हुआ, जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने से रोकने की बात की गई है। साथ ही पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1936 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति का मकसद बच्चों को रोजगार से हटाकर उनका पुनर्वास करना था तथा जिस क्षेत्र में बाल श्रम ज़्यादा है उन क्षेत्रों में उनके प्रभाव को कम करना भी था। इसी कड़ी में आगे चलकर किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 उन बच्चों से संबंधित है जो कानून उल्लंघन करते हैं और जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरत है। यह एक्ट विशेष रूप से अनाथ, माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए बच्चे और सरेंडर किए गए बच्चे के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एडॉप्शन की व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। कल्याण से जुड़े कदमों की बात करें तो इस दिशा में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में लाया गया। गरीबी के कारण बच्चों को ना पढ़ा पाने वाले माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें और बाल मजदूरी में कमी आए,
इसके लिए अधिनियम 2009 लाया गया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मकसद सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम कवायदों के बाद भी विभिन्न चुनौतियों के चलते बाल मजदूरी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। फिर भी सवाल है कि बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। दुनिया भर के अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि गरीबी बाल मजदूरी की बड़ी वजह है। गरीबी के कारण ही माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उन्हें काम करने भेज देते हैं ताकि 2 पैसे की आमदनी हो सके। लेकिन बच्चे सस्ते श्रमिक होते हैं जिन्हें वयस्क श्रमिकों की बजाय काफ़ी कम मजदूरी में 15 से 20 घंटे तक काम कराया जाता है। इसलिए बाल मजदूरी उपभोक्ताओं को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। हालांकि गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। जबकि गरीबी को बढ़ाने में बेरोजगारी की सबसे बड़ी भूमिका है। बेरोजगारी के कारण लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो पाता, जिसके कारण वे गरीबी से कभी उबर नहीं पाते। यही कारण है कि उनकी जीवन शैली भी बेहतर नहीं हो पाती। ऐसे ही अशिक्षा और अज्ञानता भी बाल श्रम की राह में एक बड़ी रुकावट है। अशिक्षा के कारण लोग शिक्षा की अहमियत नहीं समझ पाते हैं और बच्चों के शिक्षा के लिए खास प्रयास नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्र में यह देखने को मिलता है कि माता पिता भी अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं, क्योंकि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। इसके अलावा कानून का बेहतर क्रियान्वयन न हो पाना भी बाल मजदूरी को खत्म कर पाने की राह पर एक चुनौती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार पुलिस ज़्यादातर मामले को दर्ज करने में कोताही बरतती है। मसलन 2014 से 2016 के बीच केवल 1338 पीड़ितों का रिकॉर्ड रखा गया, जिनमें से 290 मामलों में ही पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। यहाँ जबरन मजदूरी के मामले में भी पीड़ित को शहर राहत के रूप में केवल आंशिक हर्जाना ही दिया जाता है तथा कई बार दोषियों को बहुत थोड़ी सजा देकर बरी कर दिया जाता है। न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी को देखते हुए अधिकतर लोग ऐसे मामलों को दर्ज कराने से बचते दिखाई देते हैं। यह भी देखा गया है कि जबरन मजदूरी के पीड़ितों के बचाव तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने में अनेक चुनौतियां एवं समस्याएं हैं। इन समस्याओं में सेवाओं की अपर्याप्तता, मानव एवं वित्तीय संसाधनों की कमी, गैर सरकारी और सरकारी संगठन के बीच साझेदारी की कमी आदि शामिल है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। मौजूदा वक्त में बच्चों पर पड़ रहे कोरोना वायरस के असर को सीमित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों में तेजी लाने की ज़रूरत है। सेव द चाइल्ड और यूनिसेफ ने इससे निपटने के लिए नई योजनाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की सलाह दी है। इसके तहत सीधे तौर पर बच्चों को आर्थिक मदद, स्कूलों में भोजन का प्रावधान और अन्य लाभ देने के संबंध में योजनाएं शामिल हैं। इसकी मदद से वर्तमान वित्तीय मदद को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है। हालांकि भारत सरकार ने मनरेगा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना को बड़ी पैमाने पर विस्तार देने की घोषणा की है और इस मामले में आगे भी निरंतर प्रयासरत रहने की बात की है। बाल श्रम की समस्या का मूल कारण गरीबी और
अशिक्षा है। जबकि देश में भूखमरी रहे जब तक देश में भूखमरी रहेगी और देश के नागरिक अशिक्षित रहेंगे, तब तक इस प्रकार की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी। देश में बाल श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। यह आवश्यक है कि देश में कुछ विशिष्ट नीतियां बनाई जाएं और उन्हें कार्यान्वित किया जाए, जिससे लोग का आर्थिक स्तर मजबूत हो सके और उन्हें अपने बच्चों को श्रम के लिए विवश न करना पड़े। प्रशासनिक स्तर पर सख्त से सख्त निर्देश की ज़रूरत है, जिससे इस कुप्रथा को रोका जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रम का निदान हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है, जिसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए और उसके विरोध में सदैव आगे आना चाहिए। बाल श्रम की समस्या के निदान के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, ताकि लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए देश के इन भावी निर्माताओं के भविष्य को दांव पर न लगा सकें। आइए हम सब मिलकर बाल श्रम मुक्त भारत बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। हम जानते हैं बच्चे हमारे आज और कल दोनों हैं। बच्चे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार हैं और इनकी सुरक्षा हमारे आज और कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को सेहतमंद रखना एवं सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर सैयद हुब्बे अली, जो कि बिहार यूनिसेफ पटना में स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, और हम उनसे इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे दस्त नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हम डॉक्टर साहब से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, हमारे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के इस सुरक्षित शनिवार के एपिसोड में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी तरफ से आपको नमस्कार। नमस्ते। सर, हम जानते हैं यह बिहार के लिए प्रासंगिक है कि प्रति वर्ष 10,000 बच्चों की मृत्यु केवल दस्त यानी डायरिया जैसी बीमारी हो जाने के कारण होती है, लेकिन हम ये जाने बचा सकते हैं केवल थोड़ी सी समझदारी और जानकारी के तहत। जैसे मान लीजिए डायरिया होने पर हमें घर में ORS का घोल कैसे बनाना है और जिंक की गोली, जो कि सभी जगह हर क्लिनिक में उपलब्ध होती है, उसे हमें सेवन करना है। तो सर, आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हमारे बिहार राज्य ने एक सघन दस्त नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है, जो कि 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक का पखवाड़ा मनाया जा रहा है इस कार्यक्रम के तहत। तो आज हम इसी कार्यक्रम के तहत जो भी जागरूकता डायरिया से संबंधित है, जो कि हम सभी लोगों को देना चाहते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बिहार राज्य की ये पहल बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय है कि हमारे राज्य ने इस कार्यक्रम को और लोगों के बीच इस डायरिया जैसी बीमारी को फैलने से रोकथाम के लिए और उनके प्रति किस प्रकार से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सकती है, इसके तहत इस कार्यक्रम को चलाया। तो सर, आज हम इन्हीं सब कार्यक्रम के तहत आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और कुछ प्रश्न करेंगे, जो कि आप हमें बताएंगे। डॉक्टर सर, हमें बताइए कि डायरिया होता क्या है और अगर ये किसी को हो जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। 24 घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा बार पतला मन होने को दस्त या डायरिया कहते हैं। ये दूध पीते बच्चों में 3 बार से ज़्यादा हो सकता है। यदि माँ कहे कि बच्चा बार बार मल कर रहा है और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो दूध पीते बच्चे में इसी को दस्त कहते हैं। दस्त यानी डायरिया जीवाणु, कीटाणु, विषाणु किसी से भी हो सकता है।
5 साल से छोटे बच्चों में डायरिया का मुख्य कारण है रोटा वायरस। इस रोटा वायरस से बचाने के लिए बिहार सरकार ने रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में पिछले साल से ही शामिल किया है। यदि किसी को डायरिया या दस्त हो जाता है, अमूमन 5 साल से छोटे बच्चे को, तो ज़रूरी है कि इस बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का घोल पिलाया जाए। ORS एक पैकेट को खोलकर स्वच्छ पानी में 1 लीटर पानी में पूरा डाल दें और इस 1 लीटर पानी को अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके 24 घंटे में पिलाइए। साथ ही सुनिश्चित करिए कि जिंक की गोली बच्चे को ज़रूर दें। यदि बच्चा 2 माह से 6 माह का है तो जिंक की आधी गोली यानी कि 10 मिलीग्राम उसको 14 दिन तक देना ज़रूरी है। और यदि ये बच्चा 6 माह से बड़ा है, 6 माह से 5 साल तक, तो उसको जिंक की पूरी गोली यानी 20 मिलीग्राम देना 14 दिन तक सुनिश्चित करें। जिंक के देने से अगले 3 महीने में बच्चे को डायरिया नहीं होगा और यदि बच्चे को डायरिया होता भी है तो मल की संख्या कम होगी और बच्चे में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। तो यदि डायरिया होता है तो बच्चे को ORS का घोल और जिंक देना न भूलें। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस सघन दस्त नियंत्रण कार्यक्रम में आशा की भूमिका क्या है और डायरिया जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए आशा अपनी भूमिका क्या निभा रही है और किस प्रकार का सहयोग वो दे रही हैं? बिहार में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा यानी इंटीग्रेटेड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट ये 16 सितंबर से 29 सितंबर तक पूरे बिहार में सारे जिले में मनाया जा रहा है। इसमें आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका है। आशा बहन जी घर घर जाकर ORS किस तरह से बनाना है इसकी विधि बता रही है और जिन घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन घरों में एक ORS का पैकेट भी दिया जा रहा है। जिस घर में भ्रमण करने के लिए आशा जा रही है, इस पखवाड़े के दौरान यदि बच्चे को दस्त है तो उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर भी किया जा रहा है। साथ ही जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, CHC, PHC, उप स्वास्थ्य केंद्र, सारे जगहों पर ORS जिंक के कॉर्नर बनाए गए हैं। सबसे मुख्य उद्देश्य इस पखवाड़ा का डायरिया का अवेयरनेस फैलाना है। डायरिया होने में ORS और जिंक की क्या मुख्य भूमिका है ये जन जन को बताना है। इसी के लिए ये IDCF का कैंपेन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमें ये बताइए सर कि यूनिसेफ बिहार राज्य और अन्य संस्थाओं को किन मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती है और डायरिया जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए यह संस्था किस प्रकार अपना सहयोग दे रही है। इस सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा में यूनिसेफ बिहार सरकार को तकनीकी सपोर्ट दे रही है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, प्री असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज और पखवाड़े के दौरान सपोर्टिव सुपरविजन में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा 368 सोशल मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर्स इस पखवाड़ा में लगाए गए हैं। साथ ही अर्बन एरिया जहां पर की आशा नहीं है वहां पर 718 वॉलंटियर्स इस कार्य को करने के लिए यूनिसेफ की तरफ से लगाए जा चुके हैं। साथ ही सपोर्टिव सुपरविजन के लिए अर्बन एरियाज में 80 सुपरवाइजर्स को भी यूनिसेफ सपोर्ट कर रहा है। ये पखवाड़ा तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यूनिसेफ बिहार सरकार के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया एंड डायरिया यानी कि IAPPD प्रोजेक्ट चला रही है, जो कि 2018 से चल रहा है। इस IAPPD प्रोजेक्ट में ANM को और आशा को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह से कम्युनिटी में डायरिया और निमोनिया की पहचान करेगी, ORS और जिंक के माध्यम से डायरिया को ख़त्म करेगी और निमोनिया के लिए जो एंटीबायोटिक्स है वो देगी, डेंजर साइंस डायरिया और निमोनिया की पहचान करेगी और ज़रूरत पड़ने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को रिफ़र करेगी। अभी तक 18 जिले IAPPD इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। 2022 तक हम लोगों का प्लान है कि पूरे बिहार में IAPPD की ट्रेनिंग मुकम्मल की जाए। मुझे आशा है कि आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारियों के द्वारा लोगों में काफी जागरूकता फैलेगी। मेरा अगला प्रश्न है सर कि ORS घोल और जिंक कॉर्नर क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि मैंने बताया 16 सितंबर से 29 सितंबर तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा IDCF चल रहा है। इस पखवाड़े में सभी हेल्थ फैसिलिटीज जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, CHC, PHC पर ORS जिंक का एक कॉर्नर बना हुआ है।
यहाँ पर एएनएम ओआरएस दिन के साथ बैठी हुई है। जो भी लोग आ रहे हैं उनको डायरिया दस्त के बारे में बताया जा रहा है, ओआरएस बनाने की विधि बताई जा रही है और दिन कितनी मात्रा में कितने दिन देना है ये भी बताया जा रहा है। सर, हमें बताया जाए कि इस कोविड वैश्विक महामारी के दौरान गांव में आशा के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं और साथ ही सघन दस्त नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वो किस प्रकार के प्रबंधन कर रही हैं या अन्य समुदायों या सरकार के द्वारा किस प्रकार के प्रबंधन किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, पूरा विश्व, भारत और बिहार कोविड महामारी से जूझ रहा है। अभी मार्च से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं जब हम कोविड महामारी से लड़ रहे हैं। मगर साथ ही क्योंकि डायरिया के केसेस इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए बिहार सरकार 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ये सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा मना रही है। इसमें सभी आशा कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दी गई है कि मास्क का उपयोग करके ही इस पखवाड़े में कार्य करना है। साथ ही ये भी ट्रेनिंग दी गई है कि 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करनी है। जब भी वो ओआरएस की विधि बता रही हो घर में या VHSND में, वहाँ पर 2 गज की दूरी मेंटेन करना है। बार बार साबुन से हाथ को स्वच्छ धोना है और हाथ धोने के सही तरीकों को भी इस पखवाड़े में बताया जा रहा है। तो इस पखवाड़े के अंदर कोविड महामारी से बचने के लिए सभी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरे और डॉक्टर साहब के बीच में जो भी चर्चाएं हुई और जो भी बातें हुई वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उनके द्वारा बताई गई सारी महत्वपूर्ण बातों को आप जरूर अमल कीजिएगा, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं और आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं बातों के साथ आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों नमस्ते। आज आपने अपने अधिकारों को जाना और साथ ही सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, इसकी रोकथाम के बारे में भी जाना। अब आज के समय में यह समस्या कुछ छोटी ज़रूर दिखती है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है इससे संबंधित समस्याएं बढ़ जाएं। तो इसलिए आपको अभी से इन बुराइयों की रोकथाम के लिए जानकारी दिया जाना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज आपने जो सीखा, उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में इस सीख को निरंतर इस्तेमाल करेंगे और उससे अपने ऊपर होने वाले सामाजिक बुराइयों के प्रभाव को कम करने में मददगार होंगे। तो बच्चों, अब वक्त है आज जो आपने सीखा उसके आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए। तो बच्चों, आपको करना क्या होता है? आपको करना होता है कि अपने सवालों को ध्यान से सुनना होता है और उसके विकल्पों का सही चयन करना पड़ता है। अब इसके अतिरिक्त हम अंत में एक गृह कार्य भी देते हैं जो आपको सप्ताह भर करना होता है। तो क्या बच्चों, आप सब तैयार हैं क्विज के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, निम्न में से कौन बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं? अब इसके विकल्प हैं। पहला, जीने का अधिकार। दूसरा, संरक्षण का अधिकार। तीसरा, भागीदारी का अधिकार। चौथा, विकास का अधिकार। पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात बाल अधिकार की श्रेणी में जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, भागीदारी का अधिकार और विकास का अधिकार सभी शामिल हैं। दूसरा सवाल, विकास का अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसके विकल्प है। पहला, शिक्षा का अधिकार। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास हेतु सहायता का अधिकार। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। चौथा, अवकाश, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अधिकार। पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, जीने के अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसके विकल्प है। पहला, स्वास्थ्य सेवाएं पाने का अधिकार। दूसरा, पौष्टिक भोजन करने का अधिकार।
तीसरा, उच्च जीवन स्तर पर जीने का अधिकार। चौथा, अपना नाम और राष्ट्रीयता पाने का अधिकार। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। चौथा सवाल, सुरक्षा के अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसके विकल्प हैं, पहला, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, अपमान व दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार। तीसरा, अमानवीय या निम्न कोटि के व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार। चौथा, उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। पांचवा सवाल, बच्चों के अधिकारों का हनन निम्न में से कौन है? तो इसके विकल्प हैं, पहला, बच्चों की उपेक्षा करना। दूसरा, बाल मजदूरी करवाना। तीसरा, घर के कार्यों को जबरन या लालच देकर करवाना। चौथा, होटलों अथवा दुकानों पर मजदूरी करवाना। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। छठा सवाल, चाइल्ड लाइन का नंबर इन निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं 1098, दूसरा 1068, तीसरा 1078, चौथा 1088। तो बच्चों यह चाइल्ड नंबर का नंबर आपको जरूर से जरूर याद करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है पहला विकल्प अर्थात 1098। इसे इस रूप में भी याद कर सकते हैं 10, 9, 8। बच्चों अभी तक हमने आपसे 6 सवाल पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने बाल विवाह, बाल शोषण तथा बाल श्रम की रोकथाम के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? अपने इन अधिकार के उपयोग तथा बाल विवाह, बाल शोषण एवं बाल श्रम की रोकथाम के बारे में जानकारी अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को दें। बच्चों यह तो था इस सप्ताह का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें।